जी नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड के क्लास को कंटिन्यू रखते हुए आज हम यूनिट 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से हम लोग यूनिट 2 को पढ़ेंगे और अगर आप ऑफिशियल सिलेबस को देखेंगे तो उसमें यूनिट 2 को जो है बच्चों के प्रति दृष्टिकोण के नाम से दिखाया गया है। ठीक है, तो आज से हम लोग उसी यूनिट को देखने वाले हैं और इस यूनिट के अंतर्गत जो सबसे पहला टॉपिक है वो आपका अभिवृद्धि एवं विकास है और इसी को आगे चलकर जो है वो बच्चों के साथ रिलेट किया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के इस क्लास में हम लोग क्या क्या टॉपिक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, यानी कि अभिवृद्धि एवं विकास के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अभिवृद्धि एवं विकास में क्या डिफरेंस होता है उसको जानेंगे। विकास के आयाम या क्षेत्र को समझेंगे और कभी कभी इसी को जो है यहाँ पे प्रकार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विकास से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट कथन को जानेंगे जो कि विद्वानों के द्वारा दिया गया है और इसके बाद जो है हम लोग 1 से लेकर 4 तक जो भी सवाल बनेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर से बाल विकास की अवधारणा को समझेंगे और बाल विकास के सिद्धांत को समझेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो इन सभी चीज़ों को जो है 1 बाय 1 करके यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये वाला टॉपिक है। यहाँ से एग्जाम में जो है सवाल हमेशा आपको देखने को मिलता है और छोटा सा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है। ठीक है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि स्लाइड को ही यहाँ पे इतने बेहतरीन और आसान शब्दों में बनाया गया है कि आप स्वयं भी पढ़िएगा तो खुद से आपको जो है सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ग्रोथ क्या है, अभिवृद्धि क्या है। तो आपने अक्सर जो है अपना दिनचर्या में, दैनिक जीवन में इस शब्द का उपयोग आपने किया होगा कि आपका ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। तो ग्रोथ शब्द का आपने उपयोग किया होगा और करते होंगे। तो देखिए जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। ठीक है, और इसे क्या किया जाता है, मापा या तोला जा सकता है, नापा या तोला जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपका वजन है, तो वजन क्या होता है, उम्र के साथ बहुत लोगों को का वजन जो है वो बढ़ता है, किसी किसी का घटता भी है। तो वजन को हम लोग माप सकते हैं, इसको जो मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का उम्र के साथ उसका जो हाइट है वो भी बढ़ता है, तो उसको भी क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो यही है आपका ग्रोथ, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रोथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि हड्डियों की लंबाई और शरीर का यहाँ पे वजन बढ़ना, भार बढ़ना, ये सब आपका जो है ग्रोथ कहलाएगा। ठीक है, ग्रोथ कहलाएगा। ओके, दूसरा देखिए विकास क्या है। अब विकास के अंदर क्या आएगा कि जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है, यानी कि मैच्योरिटी आती है, तो उसे विकास कहते हैं। जैसे कि आपका मानसिक स्तर, मानसिक क्षमता, उम्र के साथ धीरे धीरे आपकी जो सोचने की जो क्षमता है वो बढ़ती है, तो वो क्या है, आपका एक तरह से विकास है। और आप विकास को जो है देख नहीं सकते, माप नहीं सकते, सीधे जो मापा नहीं जा सकता, केवल आपके व्यवहार के थ्रू जो है वो इसको महसूस किया जा सकता है। जैसे कि आपके पास कितना दिमाग है, कितना आपके पास तार्किक सोच है, लॉजिकल रीजनिंग है, कितना आप सोच सकते हैं, तो वो सब चीज़ आपके व्यवहार से महसूस किया जाता है। उदाहरण के तौर पे हड्डियों का विकसित होकर मजबूत व पुष्ट हो जाना, तो आपका हड्डी जो है वो क्या होता है कि शरीर के अंदर है और वो मजबूत होता है, पुष्ट हो जाता है, तो उस चीज़ को तो आप देख नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, बस महसूस कर सकते हैं कि आपका हड्डी जो है मजबूत हो चुका है। ठीक है, तो उसको आप लोग किसी चीज़ से मेजर नहीं करने जाते हैं, तो वो आपका विकास है। एक चीज़ याद रखिएगा कि ग्रोथ के अंदर जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वो ग्रोथ वाला चीज़ भी विकास के अंदर आ जाएगा। विकास के अंदर आपका ग्रोथ भी आ जाएगा, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपका जो डेवलपमेंट है, ठीक है, इसी के अंदर आपका ग्रोथ भी आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो चीज़ यहाँ पे मैंने शामिल किया है, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, ये सारा चीज़ भी यहाँ पे आपको जो वो देखने को मिलेगा। तो ये जो डेवलपमेंट है वो एक तरह से व्यापक अवधारणा है, व्यापक अवधारणा है। और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि डेवलपमेंट को बेसिकली जो है माप भी सकते हैं और नहीं भी माप सकते हैं, ये चीज़ समझिएगा। इसको ना आप लोग डिफरेंस बिटवीन जब हम आपको बताएंगे तो और भी अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, इसको और भी अच्छे से आप समझ पाएंगे कि चूंकि डेवलपमेंट के अंदर ही आपका ग्रोथ भी आ जाएगा और आपका जो है यहाँ पे ये सारा चीज़ भी आ जाएगा। तो ग्रोथ तो माप सकते हैं, आपको पता है, और यहाँ पे जो चीज़ आएगा उसको माप नहीं सकते, तो दोनों तरह का चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा।
अच्छा, इसको थोड़ा सा वेट कर लीजिए, देखिए यहाँ से आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा सभी चीज़ें। ओके, अवधि देखिए, अभिवृद्धि में तो अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि आपका वजन, आपका जो हाइट है वो ज़िंदगी भर तो बढ़ता नहीं रहता, एक निश्चित आयु के बाद वो चीज़ रुक जाता है। तो इसीलिए अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक बात है। लेकिन जो विकास है वो आपका मृत्यु पर्यंत यानी कि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जब से आप जन्म लेते हैं और जब तक मर नहीं जाते तब तक कुछ ना कुछ समाज से, है ना, या आसपास के लोगों से सीखते रहते हैं, तो वो आपका विकास है और ये आपका लाइफ टाइम चलता है, ठीक है। वृद्धि का जो स्वरूप है वो केवल बाह्य होता है, यानी कि आप जो वजन देख पा रहे हैं, जो आप यहाँ पे हाइट देख पा रहे हैं, तो वो एक एक्सटर्नल चीज़ है। विकास का जो स्वरूप है वो आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है, यानी कि अंदर वाला चीज़ है, इंटरनल चीज़, और एक्सटर्नल दोनों आपका जो है इसका नेचर होता है। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती, कभी लंबाई बढ़ती है, कभी भार जो है आपका बढ़ता है, लेकिन विकास जो है आपका निश्चित क्रम में होता है, यानी कि डिफिनिट सीक्वेंस में होता है। तो ये भी याद रखिएगा। ओके, अब देखिए, अभिवृद्धि एक संकुचित अवधारणा है, नैरो कॉन्सेप्ट है, और यह विकास का ही हिस्सा है। अभी मैंने आपको बताया था, है ना, अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अभिवृद्धि जो है एक विकास का ही हिस्सा है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अभिवृद्धि जो है आपका ना, ग्रोथ जो है वो विकास का ही हिस्सा है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि अभिवृद्धि जो है आपका विकास का ही हिस्सा है, लेकिन विकास एक व्यापक अवधारणा है और यह स्वतंत्र होता है। अभिवृद्धि केवल परिमाणात्मक एवं मात्रात्मक होती है, इसे मापा जा सकता है, ठीक है। लेकिन विकास क्या है, परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, यानी कि इसको मापा भी जा सकता है और नहीं भी मापा जा सकता है। कुछ चीज़ों को मापा जा सकता है, कुछ चीज़ों को केवल गुण बताया जा सकता है, उसको मापा नहीं जा सकता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ग्रोथ आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट उससे बड़ा वाला कॉन्सेप्ट है, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसके बारे में मैंने आपको जो वो जानकारी दे दी। अब यहाँ पे विकास के आयाम है, क्षेत्र है, डायमेंशन है। तो विकास के बहुत सारे आयाम होते हैं। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि विकास बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है और बहुदिशात्मक होता है, यानी कि मल्टी डायरेक्शनल होता है। कई बार एग्जाम में देखने को मिला है कि विकास एक आयामी होता है या बहुआयामी, तो बहुआयामी, बहुदिशात्मक, ठीक है। तो ये सब इसके आयाम हैं। तो कौन कौन सा है, जैसे कि भाषा विकास है, नैतिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, इसके अलावा सामाजिक विकास है, ये आपका 2 बार आ गया, मानसिक विकास है, गत्यात्मक विकास है, शारीरिक विकास है। तो ये सब जो है वो भाषा विकास के जो है यहाँ पे विकास के आयाम है, यानी कि डायमेंशन है। तो इसका नाम आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे कि मोटर डेवलपमेंट, यानी कि गत्यात्मक विकास। तो इससे रिलेटेड भी कुछ सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो गत्यात्मक विकास क्या है कि यह बालक के शारीरिक विकास से जुड़ा होता है, या मांसपेशियां, हड्डियों की क्षमता और उन पर नियंत्रण से संबंधित है, ठीक है। यानी कि जो हम लोग गति करते हैं, ठीक है, अपने बॉडी मूवमेंट जो कर पाते हैं, अपना हाथ को मूव कर पाते हैं, पैर को मूव करवा पाते हैं, ठीक है। तो हमारे शरीर में जितने भी गति होते हैं, मूवमेंट होते हैं, वो सब आपका गत्यात्मक विकास है, यानी कि मोटर डेवलपमेंट है। जैसे कि चलना, दौड़ना, कूदना, भोजन करना, ये सब आपका इसके अंतर्गत शामिल होता है। गामक विकास के 2 भागों में बांटा जाता है, इसको जो 2 भाग में बांटा जाएगा, फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल। अब फाइन मोटर स्किल क्या है, तो इसको हिंदी में सूक्ष्म गामक कौशल कहते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल क्या है, स्थूल गामक कौशल। तो देखिए, जब हम लोग मांसपेशियों का कम उपयोग करते हैं, ठीक है, जब हम लोग मांसपेशियों का, अपने मसल्स का कम उपयोग करते हैं, तो वो आपका फाइन मोटर स्किल कहलाता है। इसके अंतर्गत आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, जैसे कि आप लिखते हैं, किसी चीज़ को काटते हैं, रंग भरते हैं, तो इसमें हड्डियों का जो है बहुत, मतलब मांसपेशियों का जो है वो बहुत कम उपयोग देखने को मिलता है, और यही है आपका फाइन मोटर स्किल। लेकिन ग्रॉस मोटर स्किल क्या है, इसमें मांसपेशियों का ज़्यादा उपयोग होता है। जैसे कि आप स्विमिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, तो इसमें आपका जो मसल्स है उसका ज़्यादा यूज होता है, तो ये आपका ग्रॉस मोटर स्किल है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है, पूछ लेगा कि बताइए किसी चीज़ को लिखना फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आता है या ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत, तो इसका कॉन्सेप्ट पता होगा, तभी आप यहाँ पे जो सवालों को टिक कर पाएंगे। ओके, अब देखिए, विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन है, स्टेटमेंट है, जो विद्वानों के द्वारा दिया गया है। तो पहला है आपका श्रीमती हरलॉक के द्वारा, तो विकास में गर्भ में
आने से लेकर मृत्यु तक मानव में परिवर्तन होते रहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि गर्भ से लेकर मृत्यु तक मानव में जो है परिवर्तन होता रहता है, कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो उसी को विकास का नाम दिया गया है श्रीमती हरलॉक के अनुसार। मुनरो का क्या कहना है? तो परिवर्तन श्रृंखला, ठीक है, कि वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है विकास के नाम से जानी जाती है। तो इन्होंने विकास को ऐसे डिफाइन किया है कि परिवर्तन की वह श्रृंखला जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेकर एडल्टहुड तक गुजरता है, इसी को हम लोग जो है यहाँ पे विकास कहते हैं। ये कथन आपका मुनरो का था। जेम्स ड्रेवर, तो इनका कहना है कि विकास मनुष्य या प्राणी में एक प्रगतिशील परिवर्तन है जो एक निश्चित लक्ष्य की ओर ले जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सवाल आपको देखने को मिलेगा। विकास मनुष्य या प्राणी में एक प्रगतिशील परिवर्तन है, प्रोग्रेसिव चेंज है, जो एक निश्चित लक्ष्य की ओर ले जाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट जो है आपका डेफिनेशन विद्वानों के द्वारा दिया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं, इसके एक बार समरी को देख लेते हैं, उसके बाद इसके एमसीक्यू प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, फिर इस क्लास का नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे, इसके सिद्धांत को। ओके, तो देखिए ग्रोथ के बारे में हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन बहुत आसान सा छोटा सा टॉपिक है। यकीन मानिए, जो हम लोगों का जो हाइट है, जो वजन है, वो आपका ग्रोथ है, ठीक है। शारीरिक मापन योग, ये आपका मापन योग होता है, बाहरी होता है, एक्सटर्नल है, और एक उम्र तक ये सीमित होता है। लाइफ टाइम तो आपका ग्रोथ नहीं बढ़ता, लाइफ टाइम तो आपका हाइट वजन नहीं बढ़ता। तो ये आपका यही चीज़ ग्रोथ है। विकास क्या है? तो विकास आपका समग्र, यानी कि एक तरह से हॉलिस्टिक डेवलपमेंट कह लीजिए। इसमें आपका फिजिकल चीज़ आ जाता है, ठीक है, मेंटल आ जाता है, सोशल आ जाता है। इसके अलावा ये आपका लाइफ लॉन्ग रहता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है। इस विकास के अंदर ही आपका ग्रोथ भी आ जाता है, ठीक है, ग्रोथ भी आ जाता है। तो ग्रोथ का जितना भी कॉन्सेप्ट है ना, वो सब आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, वही चीज़ है। बाकी इसमें और भी कुछ कुछ ऐड कर दीजिएगा तो वो विकास कहलाएगा। ग्रोथ तो इसमें है ही है, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ इसमें और भी कुछ कुछ ऐड करके विकास बना दिया गया है, जिसमें आपका ये सारा चीज़ है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक वगैरह। गामक विकास, तो गामक विकास में मैंने आपको क्या बताया? फाइन मोटर स्किल, ग्रोस मोटर स्किल। फाइन में जो है मांसपेशियों का कम यूज होता है, जैसे कि लिखना, है ना। ग्रोस मोटर स्किल में मांसपेशियों का ज़्यादा यूज होता है, जैसे कि दौड़ना। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा और क्या याद रखना है? तो विकास आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का परिणाम है। यानी कि किसी भी बालक का विकास, व्यक्ति का विकास किस कारण होता है? तो एक आनुवांशिकता के कारण, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों के कारण जो है उसका विकास होता है। दोनों का यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल होता है। किसका किसका? आनुवांशिकता का और इन्वायरमेंट का, यानी कि वातावरण का। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं, इससे रिलेटेड कुछ बेसिक सवालों को कर लेते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इसके सिद्धांत को देखेंगे। चलिए पहला सवाल देखते हैं। विकास की प्रक्रिया में बालक के अंतर्गत किस प्रकार का परिवर्तन आता है? मात्रात्मक, गुणात्मक, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि विकास जो एक तरह से व्यापक अवधारणा है, और इसके अंतर्गत आपका जो है ग्रोथ भी आ जाता है, ग्रोथ भी आ जाता है, ठीक है, ग्रोथ भी आ जाता है। और आपको पता है कि ग्रोथ क्या होता है? मात्रात्मक होता है, और विकास अपने आप में गुणात्मक है। तो ये आपका मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है शारीरिक अर्थ में, सामाजिक अर्थ में, संवेगात्मक अर्थ में, बौद्धिक अर्थ में। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो तीनों हैं आपका BCD, ये तो आपको विकास को दिखा रहा है, विकास के अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन ये जो अभिवृद्धि है, इसका उपयोग केवल और केवल शारीरिक अर्थ में किया जाता है, फिजिकल सेंस में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है? अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, जबकि विकास गुणात्मक होती है। बिल्कुल सही बात है, विकास आपका गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी होता है, ठीक है, दोनों होता है। लेकिन यहाँ पे आपका कम से कम गुणात्मक तो दे रखा है ना, तो बिल्कुल सही बात है। अभिवृद्धि अस्थायी होती है, लेकिन विकास अस्थायी होती है, गलत बात है। दोनों समान होती है, तो मैंने तो आपको बताया कि दोनों अलग अलग चीज़ है, समान तो नहीं होता। विकास केवल शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है, गलत बात है। और वैसे भी मैंने आपको पिछले क्लासेस से बताता आ रहा हूँ कि जहाँ कहीं भी आपको ये जो शब्द है केवल, वो देखने को मिलेगा, तो वो हमेशा गलत होता है, ठीक है, 99% केस में गलत होता है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। इसके अलावा विकास के बारे में मैंने आपको बताया कि ग्रोथ तो विकास के अंतर्गत आता ही आता है। साथ में इसमें आपका जो है मेंटल वगैरह जो है,
ठीक है, मेंटल, इमोशनल, सोशल, ये सब चीज़ आपको देखने को मिलता है। तो केवल कहना यहाँ पे गलत होगा। ओके, आगे देखिए, मानव विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? अचानक होती है, निरंतर और क्रमिक होती है, केवल किशोरावस्था तक सीमित होती है, केवल बचपन में होती है। तो देखिए, केवल शब्द जहाँ भी आपको देखने को मिले आप क्रॉस लगा दीजिए, काट दीजिए। निरंतर और क्रमिक होती है यानी कि कंटिन्यूअस और ग्रेजुअल होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मानव का जो विकास है वो लाइफ लॉन्ग होता है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। तो सी और डी तो ऐसे ही आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा और अचानक भी आपका नहीं होता है। ओके, चलिए सवाल 5वां है आपका, शारीरिक वृद्धि को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो शारीरिक वृद्धि आपका जो हाइट है, जो वजन है, उसको कौन यहाँ पे इफेक्ट करेगा? तो पोषण, न्यूट्रिशन, आप क्या चीज़ खाते हैं, कौन सा न्यूट्रिशन लेते हैं, कितना खाना खाते हैं, वो सब चीज़ के ऊपर आपका जो है ग्रोथ डिपेंड करेगा। तो ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। शारीरिक विकास के किस चरण में वृद्धि की गति सबसे अधिक होती है? तो शारीरिक विकास के किस चरण में शरीर की वृद्धि सबसे अधिक होती है? शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो शिशुअवस्था यानी कि इन्फेंसी स्टेज में आपका जो है सबसे अधिक देखने को मिलती है। विकास किस प्रकार का होता है? तो विकास आपका क्रमिक होता है, अचानक होता है, अचानक तो नहीं होता है, एक दिशा में नहीं होता है, असंबंध नहीं होता है, यानी कि क्रमिक होता है। ठीक है, कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया कि विकास आपका क्रमिक होता है, एक सीक्वेंस में होता है। बच्चों में भाषा विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? आनुवंशिकता, पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण, शिक्षा की औपचारिक शुरुआत, आर्थिक स्थिति। तो देखिए, बच्चों में जो भाषा विकास होता है इसको सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है वो कौन करता है? तो आपका पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण, जिस समाज में वो रहता है उससे इसका जो भाषा है वो इफेक्ट होता है। ठीक है, प्रभावित होता है। बालक के शारीरिक विकास को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करने वाला कारक है पौष्टिक भोजन, खेलकूद, सुरक्षा की भावना, आनुवांशिकता। तो देखिए, अगर इस टाइप का सवाल आपको देखने को मिलेगा कि शारीरिक विकास को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करने वाला, और यहाँ पे ऑप्शन अगर पौष्टिक भोजन और आनुवांशिकता दोनों रहेगा तो आपको आनुवांशिकता को टिक करना है। आनुवांशिकता आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है वो आपका आनुवांशिकता के द्वारा किया जाता है, प्रभावित जो है वो आनुवांशिकता के द्वारा होता है। विकास मनुष्य में होता है किशोरावस्था के अंत तक, बचपन के अंत तक, वयस्कता के प्रारंभ तक, और उसके अलावा जीवन भर। तो जीवन भर, ठीक है, जीवन भर आपका विकास होता रहता है, मृत्यु पर्यंत जो है वो आपका विकास होता रहता है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है? तो यह पूर्वानुमानित पैटर्न का पालन नहीं करता, गलत बात है। ठीक है, करता है, ये आपका जो प्रिडिक्टेबल पैटर्न को फॉलो करता है। ओके, तो तथ्य सही है, वो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है? तो यह आनुवांशिकता और पर्यावरण की परस्पर क्रिया का उत्पाद है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो मानव का जो विकास है वो H गुना E होता है, इसका जो है वो प्रोडक्ट होता है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, H से हेरिडिटी, E से इन्वायरमेंट। सभी व्यक्तियों की विकास दर समान होती है, गलत बात है, सबका अलग अलग होता है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, गलत बात है। विकास जो विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। इसके बारे में आगे जिक्र करेंगे, ठीक है, इसके सिद्धांत में। ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ आना चाहिए था, तो वहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा कि विकास जो आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। आगे देखिए, विकास मनुष्य या प्राणी में एक प्रगतिशील परिवर्तन है जो एक निश्चित लक्ष्य की ओर ले जाता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो जेम्स ड्रेवर के द्वारा। ठीक है, यह कथन जेम्स ड्रेवर के द्वारा दिया गया है। चलिए अगला सवाल है, मानव विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सामान्य से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दी। ठीक है, तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अब चलते हैं इसी क्लास का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग जो है विकास के यहाँ पे सिद्धांत के बारे में समझेंगे। ठीक है, विकास के सिद्धांत के बारे में जानेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए अब उसके थ्योरी को देखते हैं, फिर उसके एमसीक्यू को देखेंगे। देखिए, अभी मैंने आपको अभिवृद्धि और विकास के बारे में समझाया।
अब जो विकास के बारे में आपको कॉन्सेप्ट पता है उसी को अब रिलेट किया जाएगा बच्चों के साथ, यानी कि बालक के साथ, ठीक है। यानी कि बाल विकास की अवधारणा को अब आप समझिए। तो सेम चीज़ है कि बस इसको अब जो वो बालक के साथ रिलेट कर दिया गया है। यानी कि बाल विकास का सामान्य अर्थ है बालक का मानसिक व शारीरिक विकास, सब कुछ इसके अंतर्गत आ जाएगा। मानसिक विकास भी आ जाएगा और शारीरिक विकास भी आ जाएगा। यह विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और भाषाई रूप में होता है। विकास गुणात्मक यानी कि ज्ञान, कार्य कुशलता एवं परिमाणात्मक यानी कि लंबाई, भार दोनों होता है, जिसके बारे में पहले जिक्र हो चुका है, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी पहले दे दिया है। शिक्षकों को बच्चे की परिपक्वता का ज्ञान होना आवश्यक है ताकि वे उन्हें सही शिक्षा दे सके। तो बच्चों का यहाँ पे जो परिपक्वता है, जो मैच्योरेशन है, उसके बारे में टीचर को ज्ञान होना आवश्यक है ताकि वो उनको जो उसके अकॉर्डिंग सही जानकारी, सही शिक्षा दे सके। अब देखिए यहाँ पे कुछ विद्वानों के द्वारा जो है बाल विकास को परिभाषित किया गया है, उसका कुछ डिफिनेशन दिया गया है जिसको आपको एज इट इज याद रखना है। जैसे कि स्किनर, तो स्किनर का कहना है कि विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। यानी कि बच्चों का जो विकास है वो एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रोसेस है, प्रक्रिया है। हरलॉक का कहना है कि बाल विकास में बालक के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं। यानी कि जितना भी पक्ष है, जितना भी मैंने आपको डायमेंशन के बारे में बताया है, चाहे बौद्धिक, मानसिक, इसके अलावा जो आपका सामाजिक है, वो सभी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि सभी पक्षों के ऊपर जो वो ध्यान केंद्रित किया जाता है। क्रो एंड क्रो के द्वारा क्या कहा गया है, तो क्रो और क्रो के द्वारा कहा गया है, ये एक जो है ना मनोवैज्ञानिक का नाम है, विद्वान का नाम है, याद रखिएगा। इसमें जन्म से ही परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जन्म से लेकर जो आपका यहाँ पे बर्थ से लेकर मैच्योरिटी लेवल तक जो आपका विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है, ये कथन जो आपका क्रो एंड क्रो का है। तो तीनों स्टेटमेंट आपको जो है एज इट इज याद रखना है। अब देखिए इसके सिद्धांत को देखते हैं, बाल विकास के सिद्धांत को। यहाँ पे टोटल जो है वो 9 से 10 सिद्धांत को देखेंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और सवाल भी आपका यहीं से देखने को मिलता है। पहला सिद्धांत का नाम है समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। इस संसार में जितने भी प्रजाति हैं, प्रत्येक प्रजाति अपने प्रजाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। कहने का मतलब है कि प्रत्येक प्रजाति, इस संसार में जितने भी प्रजाति हैं, सभी प्रजाति जो है अपने प्रजाति के अनुरूप ही विकास को फॉलो करते हैं, विकास के पैटर्न को जो है फॉलो करते हैं। कहने का मतलब ये है कि देखिए भारत का जो बच्चा है, ठीक है, भारत का जो बच्चा है वो सबसे पहले बैठना सीखेगा, उसके बाद घुटनों के बल चलता है, उसके बाद फिर जो है वो सही से चलता है, ठीक है, घुटनों के बल चलता है, ठीक है, उसके बाद फिर आपका खड़ा होकर धीरे धीरे चलता है। तो यही पैटर्न जो है विश्व के अगर दूसरे कोना में भी देखा जाए तो वहाँ का भी बच्चा तो ऐसा ही करेगा ना, बैठेगा, उसके बाद घुटनों के बल चलेगा, फिर आपका अच्छे से खड़ा होकर चलेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो यहाँ पे क्या करेगा, पहले खड़ा होकर चलेगा, फिर घुटनों के बल, फिर उसके बाद ही बैठेगा। तो ये तो पैटर्न यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे इंसानों के बारे में बात किया जा रहा है, एक प्रजाति के बारे में बात किया जा रहा है। चाहे वो आपका एक कोना भारत में हो, चाहे विश्व का दूसरे कोना में हो, वो तो सेम पैटर्न को फॉलो करेगा। चाहे इसके अलावा आप किसी जानवर को भी ले लीजिए, वो भी आपके सेम पैटर्न को फॉलो करेगा, अपने ही जाति वाला पैटर्न को फॉलो करेगा, ठीक है। तो वही चीज़ कहा गया है कि प्रत्येक प्रजाति अपने प्रजाति के अनुरूप ही विकास के पैटर्न को फॉलो करता है। संसार के समस्त भागों में मानव शिशुओं का विकास एक ही जैसा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे भारत का बच्चा हो या अमेरिका का, दोनों पहले बैठना सीखते हैं फिर चलना सीखते हैं। तो ये आपका है सिमिलर पैटर्न को फॉलो करेगा। आसान था, उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा, समझ आ गया होगा। दूसरा देखिए विकास की दिशा का सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके यहाँ पे जो टर्म है आपका सिफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, वो दोनों इंपॉर्टेंट है। ये सबसे सवाल जो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आखिर क्या है, तो देखिए सिफेलोकॉडल में कहा जाता है कि विकास की जो दिशा होती है ना, वो सिर से पेड़ की तरफ होती है, ठीक है, सिर से पेड़ की तरफ होती है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि सिर से पेड़ की तरफ जो है वो विकास की दिशा होती है। इसी को हम लोग कहते हैं सिफेलोकॉडल, और इसी के अंतर्गत आपका आता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है। प्रॉक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन का जो सिद्धांत है, इसको दो भाग में बांटा जाता है। दो डायरेक्शन में जो है, यह मतलब कि इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि बच्चों का जो विकास है
वो दो दिशा में होती है, दो डायरेक्शन में होती है। एक आपका जो है सिर से पेड़ की तरफ होती है, और एक आपका जो है विकास का जो क्रम है वो मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है। ठीक है, तो जो विकास आपका सिर से पेड़ की तरफ होती है इसी को सिफेलोकॉडल के नाम से जाना जाता है, और जो विकास आपका जो है मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है उसी को प्रॉक्सिमल डिस्टल के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, विकास हमेशा क्रमिक होता है, सिक्वेंशियल होता है। इसके बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपका जो है मध्य से लेकर केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर विकास होता है। ठीक है, तो ये आपका विकास की दिशा का सिद्धांत है। दोनों नाम याद रखिएगा, सिफेलोकॉडल, प्रॉक्सिमल डिस्टल। सिफेलोकॉडल में आपका सिर से पेड़ की तरफ, सी से याद रखिएगा, सिफेलोकॉडल में सी से सिर, तो सिर से पेड़ की तरफ। ठीक है, सी से सिर और पी से पेड़। तो ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से भी आप याद रख सकते हैं ताकि याद रहेगा। और प्रॉक्सिमल डिस्टल में आपका केंद्र से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है, इंपॉर्टेंट है। ओके, निरंतरता का सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यह जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलते रहती है। तो वही बात यहाँ पे कही जाती है कि विकास जो है कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। यह माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलता है, यानी कि उम्ब टू टुम्ब। ठीक है, ये चीज़ चलता है गर्भ से कब्र तक, याद रखिएगा। इसकी गति कभी मंद तो कभी तेज हो सकती है। ठीक है, शारीरिक विकास एक उम्र में रुक जाता है, लेकिन मानसिक विकास जीवन भर चलता रहता है। तो ये सब चीज़ के बारे में पहले डिस्कशन हो चुका है। तो निरंतरता का सिद्धांत यही कहता है कि ये कंटिन्यूअस जो है आपका विकास चलता रहता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, जीवन से लेकर मृत्यु तक जो है वो चलते रहता है। चलिए, अगला सिद्धांत है आपका व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो जैसा कि आपको पता होगा कि संसार में कोई भी दो बालक पूरी तरह से एक जैसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस जो आपको देखने को मिलता ही मिलता है। प्रत्येक बच्चे के विकास की जो दर है, जो तरीका है, वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि आप इससे भी पता लगा सकते हैं कि इस संसार में किसी भी दो व्यक्ति का जो फिंगरप्रिंट है वो सेम नहीं हो सकता है, ये आपको पता होगा। चाहे वो जुड़वा बच्चे भी क्यों ना हो, उसकी जो सोच है, रुचि और व्यवहार हमेशा जो वो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इस सिद्धांत में ये बात कही जाती है कि इस संसार में कोई भी बालक या फिर कोई भी व्यक्ति जो है वो एक जैसा नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ उनमें जो है वो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, पांचवा जो आपका यहाँ पे सिद्धांत है वो है आपका एकीकरण का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसमें क्या बात कही जाती है? तो देखिए, बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन सभी भागों में इंटीग्रेशन करना सीखता है। एग्जाम्पल से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए, बच्चा पहले पूरे हाथ को हिलाता है, फिर उंगलियों को, और अंत में दोनों को एक साथ चलाना सीखता है। ठीक है, बच्चा को अगर आप देखेंगे तो बच्चा जो है वो पूरा हाथ सबसे पहले हिलाएगा। ठीक है, उसके बाद यानी कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि वो फिंगर में जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। ठीक है, फिंगर को जो है वो स्टार्टिंग में किसी भी चीज़ को पकड़ नहीं पाएगा, वो टच करना चाहेगा। ठीक है, हाथ से टच करना चाहेगा, उसके बाद फिर उंगलियों को, और अंत में जो है वो दोनों को यहाँ पे कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि दोनों को इंटीग्रेशन करता है, समन्वय करता है दोनों के साथ। ठीक है, और ये चीज़ आप देख सकते हैं कि बच्चा जो है अगर स्टार्टिंग में उसको कलम पकड़ा दीजिएगा तो वो सही से लिख नहीं पाता है, तो धीरे धीरे वो जो है वो चीज़ों को सीखता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि वन बाय वन करके सारा प्रोसेस आपका चलता है। इंटीग्रेशन जो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन के अंतर्गत यही बात कही जाती है। ओके, परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन क्या है? दोनों चीज़ अलग है, वो इंटीग्रेशन था, ये आपका इंटर रिलेशन था। अब इसमें क्या बात कही गई है कि जितना भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका फिजिकल शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, इमोशनल विकास हो गया, तो ये सभी विकास जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर एक चीज़ में प्रभाव पड़ेगा किसी कारणवश तो दूसरा भी प्रभावित होगा, है ना। यानी कि एक चीज़ में अगर किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम होगा तो इसके कारण जो दूसरा जो आपका प्रभाव है, दूसरा जो विकास है वो भी आपका इफेक्ट होगा, प्रभावित होगा। बालक के विकास में सभी स्वरूप एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जो बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है उसका मानसिक और सामाजिक विकास भी अच्छा होता है। आपको पता होगा कि जो बच्चा का जो शारीरिक विकास है स्वस्थ है, अच्छा है, तो उसका मानसिक और सामाजिक विकास भी अच्छा ही होगा। लेकिन जो बच्चा शारीरिक रूप से यहाँ पे विकलांग है या फिर मान लीजिए कि शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो उसका मानसिक और सामाजिक विकास भी अक्सर जो है देखने को मिलता है कि वो कमज़ोर होता है। ठीक है, कम होता है।
तो एक दूसरे को जो प्रभाव करता है, प्रभावित जो है वो करता है, यही बात यहाँ पे इस सिद्धांत के अंतर्गत कही जाती है। सातवां आपका सिद्धांत क्या है, तो विकास क्रम का सिद्धांत, यानी कि विकास का जो है ना एक यहाँ पे क्रम होता है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस, यानी कि यहाँ पे जो है विकास एक क्रम में चलता है। जैसे कि अगर आप स्टेज को ही देखेंगे तो सबसे पहले गर्भावस्था आता है, फिर शिशुअवस्था आता है, फिर बाल्यावस्था आता है, फिर किशोरावस्था आता है। उसी तरह अगर लैंग्वेज के सीक्वेंस को ही देखेंगे, यानी कि भाषा विकास को ही देखेंगे, तो सबसे पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। तो ये आपका एक सीक्वेंस से चलता है, ठीक है, सीक्वेंस से ही जो है यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। तो गामक एवं भाषा विकास एक निश्चित क्रम में होता है। भाषा के विकास LSRW, याद रखिएगा। आप सभी स्टूडेंट्स नए हैं, पहली बार यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे याद रखिएगा कि जो भाषा का विकास होता है वो 4 अवस्थाओं में होता है। LSRW एग्जाम में पूछा जा सकता है। L का मतलब लिसनिंग, S का मतलब स्पीकिंग, R का मतलब यहाँ पे होता है, एक बार फिर से लिख देते हैं, LSRW, ठीक है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। सबसे पहले आपका लिसनिंग यानी कि सुनता है बच्चा, फिर S से स्पीकिंग करता है, स्पीक करता है, बोलता है, R से रीड करता है, पढ़ता है, और RW से जो वो राइट करता है यानी कि लिखता है। तो LSRW, ठीक है, याद रखिएगा। जीवन स्तर का जो क्रम है वो है आपका गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर आगे आपका चलता है। तो एक निश्चित क्रम में जो है वो विकास होता है। ओके, अगला आपका सिद्धांत है वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, यानी कि स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहा जाता है कि विकास कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलती, कभी भी स्ट्रेट लाइन में जो है आपका नहीं चलता है, ये हमेशा आपका वर्तुलाकार होता है, यानी कि स्पाइरल होता है। तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, विकास हमेशा वर्तुलाकार होता है, कभी आपका धीमी होता है, कभी तेज होता है, ठीक है। तो वर्तुलाकार कहने का मतलब है कि कभी धीमा भी हो सकता है, कभी तेज भी हो सकता है, ना कि आपका एक जैसा चलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, विकास आगे बढ़ता है, फिर परिपक्वता प्राप्त करने के लिए पीछे मुड़ता है और फिर आगे बढ़ता है। तो इसी कारण से इसको जो है यहाँ पे स्पाइरल कहा जाता है, ठीक है। यानी कि ये स्पाइरल यहाँ पे इसकी जो विकास का जो यहाँ पे विशेषता है तो वो स्पाइरल चलता है, ठीक है, वर्तुलाकार होता है, और ये कभी धीमी कभी गति जो है वो इसका तेज देखने को मिलता है। चलिए, अगला जो सिद्धांत है आपका, लास्ट सिद्धांत है ये आपका वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो डेवलपमेंट होता है वो आपका हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट होता है, यानी कि उत्पाद होता है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति बालक का जो विकास है वो आपका हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। 50% इसके ऊपर और 50% इन्वायरमेंट के ऊपर। अगर कोई आपसे कहे कि सबसे ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ऐसा आपको नहीं बताना है। यहाँ पे दोनों के ऊपर 50% जब डिपेंड करता है, किसी में कम और ज़्यादा नहीं करता है, ठीक है। दोनों को इक्वली यहाँ पे माना जाता है। बालक का विकास हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है। विकास को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट, ये आपका सही है। एक बच्चा जन्म से बुद्धिमान हो सकता है, यानी कि वंशानुक्रम हो सकता है, लेकिन अच्छी शिक्षा वातावरण के बिना वह सफल नहीं हो सकता है। तो दोनों का यहाँ पे जो है वो ज़रूरत है, विकास जो है वो दोनों का यहाँ पे उत्पाद होता है, ओके, प्रोडक्ट होता है। चलिए, अब जो मैंने आपको विकास के सिद्धांत के बारे में बताया, जितना यहाँ पे मैंने 9 सिद्धांत के बारे में बताया है, उसको यहाँ पे एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसके MCQ को देखेंगे। जैसे कि बाल विकास आपका गुणात्मक एवं परिमाणात्मक होता है, ठीक है, परिमाणात्मक होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है, ठीक बात है। विकास की 2 दिशाएं आपको सिर से पेड़, सिफेलोकॉडल जिसको कहे थे, और केंद्र से बाहर तो आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा विकास आपका निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भाषा विकास का क्रम आपका LSRW होता है, याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। परीक्षा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट आपका ट्रिक्स है, जैसे कि वही LSRW आप याद रखिएगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि लिटिल स्कॉलर्स रीड एंड राइट, ठीक है। अगर ये वाला तो हालांकि याद हो ही जाएगा, LSRW ज़्यादा यहाँ पे टफ नहीं है, डायरेक्ट याद रखिएगा। बाकी इसका ट्रिक्स भी मैं यहाँ पे शामिल कर दिया गया है, लिटिल स्कॉलर्स रीड एंड राइट, ओके। इसके अलावा सिफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमो का मैंने आपको ट्रिक ऐसे ही भी बता दिया था कि सिफेलोकॉडल में क्या होता है कि C से सिर और P से पैर, याद रखिएगा, सिर से पैर की ओर। बाकी एक याद हो जाएगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। इसके अलावा और एक ट्रिक यहाँ पे दे रखा है कि देखिए, अगर सिफेलो का याद रखना है तो C से क्या होता है, क्राउन, ठीक है, C से क्राउन यानी कि मुकुट, और मुकुट कहाँ पे पहना जाता है, हेड में पहना जाता है।
तो ऐसे याद रख सकते हैं कि हेड से टू यानी कि आपका सिर से पैर की ओर होता है सिफेलोकोडल, तो ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, इसके अलावा ये तो आपको पता ही है, डेवलपमेंट आपका दोनों का यहाँ पे परिणाम है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का, तो ये आपका याद हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं इसके सिद्धांत से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आज का जो है वो आज का क्लास समाप्त होगा। ओके, तो चलिए ये है आपका सिद्धांत से संबंधित पहला सवाल है आपका। पहले मैंने आपको 13 सवाल करवाया था, अब आपका 14 से है कि गर्भावस्था के समय भ्रूण का विकास सिर से पेड़ों की ओर होना निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत कहलाता है। तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि सी से पी, सिर से पेड़, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। तो सिफेलोकोडल आपका सही हो जाएगा। प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है कि केंद्र से बाहर की ओर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसी टाइप का सवाल आपको देखने को मिलता है। ओके, बालक के व्यक्तित्व के विकास पर किसका प्रभाव नहीं है? न पर्यावरण और ना ही आनुवांशिक प्रभाव, तो गलत बात है। पर्यावरण का प्रभाव, आनुवांशिक प्रभाव, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बच्चे का चिल्लाना और रोना उसके किस प्रकार के विकास का प्रारंभिक चरण है? तो बच्चा चिल्लाता है, रोता है, वो तो उसका भाषिक विकास हो गया, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए 17 है आपका बाल विकास का अर्थ क्या है? तो केवल शारीरिक वृद्धि, केवल मानसिक, केवल सामाजिक। तो मैंने आपको बता रखा है कि केवल शब्द जहाँ भी दिखेगा उसको क्रॉस कर देना है। संपूर्ण विकास, बाल विकास का अर्थ ही होता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास। ओके, चलिए 18 है आपका किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास का उत्पाद है। तो किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास का जो उत्पाद है वो क्या है? पर्यावरण, आनुवांशिकता और पर्यावरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये है आपका डेवलपमेंट इक्वल टू क्या मैंने आपको बताया है, H/E, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। ओके, 19 देखिए, एक शिक्षक देखता है कि एक छात्र विज्ञान में उत्कृष्टता प्राप्त करता है, ठीक उसी तरह जैसे छात्र के माता पिता दोनों वैज्ञानिक हैं। विज्ञान में विद्यार्थी की योग्यता के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? यह पूरी तरह से माता पिता के प्रभाव के कारण है। इसमें आनुवांशिक कारक और प्रेरक घरेलू वातावरण योगदान करते हैं। छात्रों को उसके माता पिता द्वारा विज्ञान में जाने के लिए मजबूर किया गया था। विद्यार्थी की सफलता संयोग वंश है यानी कि एक्सीडेंटल है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आनुवांशिक कारक तो है क्योंकि इसके जो माता पिता है वो दोनों वैज्ञानिक है ना, और इस कारण से बच्चा जो है वो विज्ञान में उत्कृष्ट जो है वो कर पा रहा है। तो वो आपका क्या है, एक तरह से आनुवांशिक है, और घरेलू वातावरण जो है वो, इन दोनों का परिणाम आपको ये वाला चीज़ जो है वो है। ओके, चलिए 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास प्रक्रिया के बारे में सही नहीं है? विकास की प्रक्रिया बहुआयामी होती है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे नहीं है वो पूछा गया है। ओके, तो विकास की जो प्रोसेस है वो आपका मल्टी डायमेंशनल होती है, मल्टी डायरेक्शनल होती है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधता होती है, ठीक बात है, ये भी सही है। आगे देखिए, व्यक्तिगत मानसिकता और सामाजिक संपर्क व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक बात है। व्यक्तिगत विकास केवल वातावरणीय कारकों पर आधारित होता है, तो केवल शब्द आ गया, यानी कि यही है आपका नेगेटिव, गलत। ओके, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सवाल। बच्चे का विकास शरीर की केंद्र रेखा से आरंभ होकर बाहरी अंगों तक होता है, इस विकास की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि इसके बारे में मैंने कई बार जिक्र किया है। ओके, तो अगला सवाल है आपका, इसका भी जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सवाल है कि इस उदाहरण में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है जहां शारीरिक रूप से अविकसित बच्चे का भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक विकास भी निम्न स्तर का होता है? तो इसके बारे में आपको कौन सा सिद्धांत कहता है ये आपको कमेंट सेक्शन में देना है। बेसिकली अगर बात करें तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है ये सब चीज़, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया है, कमेंट सेक्शन में आपको इसका जवाब देना है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि जो भी चीज़ आपको बताई गई है इस क्लास में वो सभी चीज़ आपको समझ में आई होगी। कोई भी डाउट होगा, कोई भी सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ लीजिएगा। ओके, बाकी आपके सामने आपको पता है कि 2 आपका स्टडी ग्रुप चलता है, एक आपका कंप्लीट कोर्स का जहाँ पे आपको रेगुलर जो है वो क्लास का सारा नोट्स मिल जाएगा, प्रैक्टिस सीट मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है वो सभी रेगुलर जो है आपका डेली
टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, रेगुलर टेस्ट होता है। इससे बच्चा क्या करता है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करता है, ठीक है। और यहाँ पे रैंक वगैरह भी दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको फुल कोर्स में मिल जाएगा। इसके अलावा वैसे स्टूडेंट जो केवल और केवल टीचिंग एप्टीट्यूड के ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं, वहाँ पे आपको क्लास का सारा नोट्स मिल जाएगा। इसके अलावा आपका डेली टेस्ट होता है, टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, और टेस्ट का PDF भी आपको देखने को मिल जाएगा। पूरा कंप्लीट थ्योरी प्लस MCQ सभी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे सारा सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट इच्छुक हैं वे लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है, तो देखिए यहाँ पे मैसेज करना है। कहाँ पे, टेलीग्राम में आपको @RKM_ और ऑफिशियल, ठीक है, ये वाला आपका यूज़र नेम है। इसके ऊपर मैसेज कीजिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। बेसिकली ये आपका एक प्राइवेट ग्रुप है, ठीक है, प्राइवेट टेलीग्राम में बनाया गया ग्रुप है, जहाँ पे आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है, ठीक है। रेगुलर आपका टेस्ट वगैरह लिया जाता है। तो जो भी स्टूडेंट इच्छुक हैं वे लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। इसका लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नए क्लास में नए टॉपिक के साथ।